हाय गाइस, वी वर लर्निंग प्लांट ब्रीडिंग एंड लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्लांट ब्रीडिंग की क्या हिस्ट्री है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें फ्यूचर स्कोप क्या है। उसी सीरीज में हम अपने न्यू टॉपिक पे आते हैं, जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग। ये हमारा सेकंड टॉपिक है और इस टॉपिक को मैंने 2 वीडियोस में डिवाइड किया है, जिसमें इसको हम आधा आधा करके पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि इंट्रोडक्शन किसका, जेनेटिक्स का। तो प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक्स का यूज क्या होता है, रोल क्या होता है, कैसे एप्लीकेशंस होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट ब्रीडिंग क्या है? अप्लाइड ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। तो यहाँ पे अप्लाइड वर्ड का मीनिंग कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं भी आ रहा होगा। तो अप्लाइड मीन क्या होता है? तो फर्स्टली अप्लाइड मीन्स जो इंडस्ट्रियल या फिर एप्लीकेटिव रोल में वर्क करे। किसी भी चीज के 2 रोल्स हो सकते हैं, एक तो थ्योरेटिकल रोल्स हो सकते हैं, एक जो है एप्लीकेटिव रोल्स होते हैं या रियल लाइफ रोल्स होते हैं। तो थ्योरेटिकल में हम लोग उस चीज की स्टडी करते हैं, उसके क्या जो है रेशियोज हैं, क्या उसके स्टेट्स हैं, उन सबको देखेंगे। और एप्लीकेटिव में उस चीज को हम लोग ऑन फील्ड ट्राई करके देखते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे जब किसी चीज को ट्राई करके उसके जो है इफेक्ट्स, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उसके चेंजेस, वेरिएबिलिटीज, सब चीज को स्टडी किया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एप्लीकेटिव प्रोसेस। तो वही जेनेटिक्स की अप्लाइड ब्रांच है प्लांट ब्रीडिंग। इसमें वेरियस जेनेटिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू डेवलप सुपीरियर कल्टीवार्स। यानी कि जो हमारे पास सुपीरियर वेराइटीज हैं, इंप्रूव्ड वेराइटीज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेरियस जेनेटिक प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जेनेटिक्स के, जिसको हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं। वेरिएबिलिटी, सुपीरियर वेरिएबल कल्टीवार्स की जो है प्रोडक्शन के लिए। तो देखते हैं वो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेल डिवीजन, आप सबको पता होगा। सेकेंडली, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। थर्डली इज लिंकेज, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड मल्टीपल एलीज। इन सब को हम लोग पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम लोग ब्रीफ में जानेंगे और इन पे जो है एप्लीकेटिव रोल और थ्योरेटिकल रोल दोनों का ही डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो है मैंने स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक्स हैं, आपका जो है सेल डिवीजन से लेकर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको पार्ट 1 में रखा है। एंड नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, इसको हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन आप में से सभी को पता होगा क्या होता है। जब हमारे पास एक पेरेंट सेल है, ये सेल है, इसके अंदर का ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास। ये क्या करती है? पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, अभी इसमें मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या होता है? सेल के अंदर ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और फिर क्या होता है? अल्टीमेटली 2 हमारे पास नई सेल्स बन जाती हैं। तो क्या है? प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। अच्छा, आप लोगों ने सोचा है कि पेरेंट सेल हमेशा डॉटर सेल में क्यों डिवाइड होती है, सन सेल में क्यों डिवाइड नहीं होती? तो इसका भी एक रीजन है कि जो हमारे पास डिवीजन होता है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये पेरेंट सेल है, ये डिवाइड हुई हमारे पास 2 डॉटर सेल्स में। तो फर्दर नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के लिए ये सेल फिर से डिवाइड करेगी। ठीक है, और ये भी। तो आप लोगों को पता होगा कि डिवीजन की कैपेबिलिटी यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग की कैपेबिलिटी किसमें होती है? केवल फीमेल्स में होती है। तो बस इसीलिए इनको डॉटर सेल नेम किया जाता है रेदर देन सन सेल्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि फेमिनिस्ट लोगों ने नाम रख दिया, इसके पीछे लॉजिकल रीजन है। सेल डिवीजन हमारे पास 2 टाइप का होता है। फर्स्ट हमारे पास हो गया माइटोसिस, सेकंड हो गया मियोसिस, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड we are going to read about mitosis।
तो माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस भी सेल डिवीजन की ही प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे आगे की दोनों सेल्स में ट्रांसफर होते हैं। अगर पेरेंटल सेल 2n है यानी कि डिप्लॉयड है, तो हमारी जो नेक्स्ट सेल्स बनेंगी वो भी डिप्लॉयड ही बनेंगी। और अगर पेरेंटल सेल हमारा हैप्लॉयड है, जैसे कि ये आपका पेरेंटल सेल है, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो नेक्स्ट हम लोग जो बनाएंगे वो भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की ही सेल बनेंगी। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता है और पेरेंटल सेल को एग्जैक्टली जो है रेप्लिकेट करने वाली सेल्स बनती है, यानी कि क्लोनल कॉपीज तैयार होती हैं। अब प्लांट में माइटोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, प्लांट जब बड़ा होता है उसकी ग्रोथ होती है, उसके अलग अलग फेजेस आते हैं, तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस की नीड होती है। क्योंकि माइटोसिस में क्या होगा, हमारे पास क्लोनल सेल्स बनेगी, तो ग्रोथ में क्या चाहिए हमें? अगर हमारे पास एक टाइप की सेल हो तो उसी टाइप की सेल हमें फिर से चाहिए होगी, उसी सेम टाइप के टिश्यूज चाहिए होंगे जिससे कि वो अपनी ग्रोथ कर सके। तो यहाँ पे हम लोग माइटोसिस की इंपॉर्टेंस को स्टडी कर सकते हैं। रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट, फॉर एग्जांपल ये प्लांट ट्रंक है, ये उसका पत्ता है। अगर प्लांट का ये पत्ता जो है डैमेज हो जाए, इतना पार्ट इसका डैमेज हो जाए, तो इस पार्ट को बनाने के लिए जो सेल्स पहले थी वही सेल्स की तो नीड होगी, और एग्जैक्टली वो सेल्स किस प्रोसेस से बनेंगे? माइटोसिस से। तो रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट या इंजरी, कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी हीलिंग के लिए भी माइटोसिस की ही नीड होती है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी। अभी हमने देखा कि क्रोमोसोम नंबर्स में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी का मतलब क्या है कि जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पहले थे उतने ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बाद में भी रहेंगे। एंड एसेक्सुअल प्रोपोगेशन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि बिना गैमीट के इन्वॉल्वमेंट के, बिना गैमेटिक फ्यूजन के एंड हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजनी तैयार हो जाता है। नो गैमेटिक फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। तो जब हमारे पास गैमीट बनने ही नहीं है, यानी गैमीट में क्या होता है कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना गैमीट बनने होते हैं ना उनका फ्यूजन होना होता है, तो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो है माइटोसिस की हेल्प से ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, जो हमारे पास मदर सेल है उसमें क्या हुआ, डीएनए पहले रेप्लिकेट हुआ, ये प्रोसेस पहले कैरियोकाइनेसिस की चली यहाँ तक। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद डीएनए को जो है डिवीजन हुआ और फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया यहाँ पर, और दो हमारे पास डॉटर सेल्स तैयार हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग मियोसिस की। अब मियोसिस क्या है हमारे पास, ये भी प्रोसेस है किसकी, सेल डिवीजन की, जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड कितनी बार करती है, 2 बार। सिंगल सेल 2 बार डिवाइड करती है और टोटल 4 प्रोजनी सेल्स बनाती है, यानी कि एक सेल से हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जो 4 न्यू डॉटर सेल्स बनी हैं उसमें जो आपका जेनेटिक अमाउंट इंफॉर्मेशन जो होती है हाफ होती है पेरेंटल इंफॉर्मेशन की, यानी कि अगर पेरेंट में जेनेटिक इंफॉर्मेशन सर्टेन अमाउंट की है तो उसकी आधी ही इंफॉर्मेशन उन सेल्स में जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मियोसिस है, यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन होने के बाद सेल डिवीजन फर्स्ट टाइम हुआ, यानी कि मियोसिस 1 हो गई हमारे पास। फिर उसके बाद जो प्रोजनी है उनमें सेल डिवीजन हुआ, ये मियोसिस सेकंड हो गई हमारे पास। और हमारे पास क्या हुआ, 4 जो है
डॉटर सेल्स तैयार हो गई विद हाफ द जेनेटिक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन देन पेरेंटल सेल्स। प्लांट में मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी। जब यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम नंबर ही हाफ हो जा रहे हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही हाफ हो जा रही है, तो ये फर्दर जब किसी अदर गैमीट से या फिर किसी अदर जो है मियोटिक सेल डॉटर सेल से जो है कंबाइन करेगी तो वेरिएबिलिटी कॉज करेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस कॉज करेगी। कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, तो हमारे पास क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन की प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, दो गैमीट्स बनते हैं हमारे पास, एक हमारे पास मेल होता है, एक फीमेल होता है, इनका फ्यूजन होता है और हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, ये हमारी सेल है, ठीक है। इसमें जो है क्या न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस के अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए, तो ये दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जो सेल बनती है इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट में भी टोटल कितने बने, 2n ही बने, और इसके पहले वाली जनरेशन में कितने थे, 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे। तो जनरेशन की कंटिन्यूटी और क्रोमोसोम नंबर की मेंटेनेंस के लिए नीड है मियोसिस की। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो गैमीट है उसमें जो है 2n ही हो जाते हैं, मियोसिस ना होता हमारे, फॉर एग्जांपल एक बार सोचिए कि एनवायरनमेंट में मियोसिस की प्रोसेस होती ही नहीं, तो क्या होता, तो पेरेंटल सेल जो है हमारे पास 2n की है, गैमीट इसने बनाए, ये भी 2n के बने, ठीक है। फर्दर इनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन में क्या हुआ, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए, 2n प्लस 2n, टोटल इसकी प्लॉइडी लेवल क्या हो गई, 4n, और ये पेरेंटल जो हमारे पास सेल थी उससे डबल है, यानी कि डिफर कर जाएगी। तो इससे पहली बात तो क्रोमोसोम नंबर का मेंटेनेंस नहीं रह सकता, और सेकेंडली जनरेशन की कंटिन्यूटी हमारी नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास मियोसिस की काफी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरेडिटी। हेरेडिटी के मेजर लॉज और मेजर प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करते हैं आपका प्लांट ब्रीडिंग में, इनकी बात करेंगे। तो मेजर अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए हेरेडिटी की, तो मेजर हमारे पास 3 लॉज आते हैं जीजे मेंडल के। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इन 3 लॉज बाकी अदर जेनेटिक या हेरिडिटरी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में काफी न्यू डिस्कवरीज करते हैं, काफी सुपीरियर वेराइटीज के डेवलपमेंट में उनकी हेल्प लेते हैं, तो उसको देखते हैं। एप्लीकेशन क्या है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी के जो हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग में, फर्स्ट यूजफुल इन फाइंडिंग द डोमिनेंस बिहेवियर ऑफ वेरियस सिंपली इनहेरिटेड प्लांट कैरेक्टर्स, यानी कि हम लोग मान लीजिए प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसमें हमारे पास कुछ प्लांट कैरेक्टर्स हैं, उनको हम नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट कर रहे हैं, तो उसमें जो है कुछ कैरेक्टर्स रेसेसिव होंगे, कुछ कैरेक्टर्स जो हमारे पास डोमिनेंट होंगे, तो उसमें से डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट बिहेवियर की पहचान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी का यूज करते हैं। तो वहां यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस का यूज। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स फ्रॉम वन जीनोटाइप टू अनदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीन है, एक जीनोटाइप है, जिसको हम लोग एक जनरेशन से एक जीनोटाइप से दूसरे जीनोटाइप से उस ट्रेट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी की हेल्प लेंगे। यहाँ पे सेल्फिंग, क्रॉसिंग, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस वगैरह बाकी जितने भी मेथड्स हैं, रेप्लिकेटरी वो हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका यूज करके हम लोग ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। थर्ड क्या है, यूज्ड इन डेवलपिंग सुपीरियर वेराइटी हाइब्रिड्स। हाइब्रिड आपने जो है जेनेटिक्स जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन से हाइब्रिड्स बनाए जाते थे, तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पर सुपीरियर हाइब्रिड कल्टीवार, सुपीरियर कल्टीवार का प्रोडक्शन करते हैं। सुपीरियर कल्टीवार क्या है, जो पेरेंटल कल्टीवार से ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हमको प्रोडक्शन दे, उसकी रेजिस्टेंसी स्ट्रेस फैक्टर्स को ज्यादा हो,
और क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस अच्छा हो। तो ऐसे हाइब्रिड्स की प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक्स में भी, और इसके जो है काफी मल्टीपल यूजेस हैं आपके प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप इंप्रूवमेंट में। तो लिंकेज क्या है, एक टेंडेंसी है, एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है किसका, सेम क्रोमोसोम पे साथ में, यानी कि काफी पास रहने वाले दो जीन्स का, कि एक जीन जाएगा तो उसके साथ दूसरा जीन भी ट्रांसफर होगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और इस पे हमने दो जीन्स बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया जीन ए और जीन बी। तो इसमें क्या है कि जीन ए को अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे तो उसके साथ साथ जीन बी भी जाएगा। और ये लिंकेज कब वर्क करता है, जब सेम क्रोमोसोम की कंडीशन फुलफिल हो रही हो और क्लोजली रिलेटेड जीन्स के बारे में बात हो रही हो। इसमें इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो लिंकेज वर्क नहीं करेगा। लिंकेज जो है तीन टाइप का होता है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, लिंकेज बिटवीन डिजायरेबल जीन्स, यानी कि मान लीजिए हम एक ट्रेट को नेक्स्ट जनरेशन में भेजना चाह रहे हैं, उसके साथ ही एक ऐसा ट्रेट भी जा रहा है जो हमारे लिए डिजायरेबल है, उसकी भी हमें नेक्स्ट जनरेशन में नीड है। सेकेंड, लिंकेज इन्वॉल्विंग डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल ट्रेट्स, कि हमारे पास एक तो ट्रेट ऐसा है कि जिसकी हमें नीड है नेक्स्ट जनरेशन में, बट वो ऐसे ट्रेट के साथ लिंक है, ऐसे जीन के साथ लिंक है जिसकी हमें नीड बिल्कुल भी नहीं है नेक्स्ट जनरेशन में। तो वो क्या होगा, लिंकेज बिटवीन डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल ट्रेट्स। लिंकेज इन्वॉल्विंग अनडिजायरेबल ट्रेट्स, ऐसे जीन्स का लिंक है जिनकी हमें नेक्स्ट जनरेशन या फिर नीड नहीं है, ठीक है। अब इन तीनों में से क्या है, इन तीनों में से जो फर्स्ट टाइप ऑफ लिंकेज है, यानी कि जो हमारे पास लिंकेज बिटवीन डिजायरेबल ट्रेट्स है, उसका यूज हम लोग करते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट में। तो जैसे कि यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है यहां पर, तो इसमें क्या है, दो जीन्स हैं। अब ये दोनों जीन्स ने क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं कि नहीं हमारे पास लिंकेज के, वो देख लेते हैं। तो ये एक ही क्रोमोसोम पे है, पहला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया। सेकंड, ये दोनों बहुत क्लोज हैं, यानी कि क्लोजली रिलेटेड भी हैं, तो दोनों ही क्राइटेरिया हमारे पास फुलफिल हो गए लिंकेज के, तो ये दोनों जीन लिंक्ड हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पे तो पहला ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, देखने से पता चल गया हमको दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं, ठीक है, तो ये नॉट लिंक्ड। थर्ड, अब यहां पे पहला क्राइटेरिया हमारा क्या था कि सेम क्रोमोसोम पे होनी चाहिए, तो सेम क्रोमोसोम पे तो है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन सेकंड क्राइटेरिया, इनके बीच में डिफरेंस बहुत है, देख रहे हैं, तो सेकंड क्राइटेरिया हमारा नॉट फुलफिल्ड, तो ये नॉट लिंक्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये एक्सचेंज है किसका, जेनेटिक मटेरियल का, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। प्रोसेस कब होती है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, ठीक है। और एप्लीकेशन के इसके क्या है क्रॉप इंप्रूवमेंट में, वेरिएबिलिटी का, पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी क्रिएट करना इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सेकेंडली, लोकेटिंग डिफरेंट क्रोमोसोम्स, अलग अलग क्रोमोसोम्स की लोकेशन का पता करना, और लिंकेज मैप का पता करना, कि यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम्स है हमारे पास, ठीक है, इस पे कौन से जीन लिंक्ड हैं, कौन से जीन नॉन लिंक्ड हैं, उनका पता करना, ये हम लोग कैसे करते हैं, क्रोमोसोम के थ्रू करते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर हमने अभी क्या बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल का आपस में एक्सचेंज हो जाना। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स हैं, इनके बीच में प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो अप हुई और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में एक्सचेंज हो गया, जिसकी वजह से फर्दर अब वेरिएबिलिटी आएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है कि
कुछ हमारे पास जीन्स होते हैं, कुछ हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। इसके लिए हमको थोड़ा सा सेल को समझना पड़ेगा। तो सेल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी एक ये सेल हो गई, सेल के अंदर हमारा ये न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमारे पास, डीएनए होता है, ये हमारा डीएनए हो गया। लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में भी अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल वैक्यूल हो गया, और भी गोल्गी बॉडीज हो गई, राइबोसोम्स हो गए। तो इन सब सेल ऑर्गेनल्स में से कुछ सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल पोजेस करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो जब नेक्स्ट जनरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनल्स यानी कि साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल्स की हेल्प से जीन्स का इनहेरिटेंस किया जाता है, तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब क्रॉप में इनकी नीड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सीएमएस लाइन। सीएमएस लाइन मतलब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी लाइन, यानी कि नॉन फंक्शनल पॉलन ग्रेन्स या फिर डिसफंक्शनिंग पॉलन ग्रेन्स की क्रिएशन करने वाले जो लाइन है उसका डेवलपमेंट, जिससे कि हमारे पास जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें क्या हो, उसमें हमको फीमेल लाइन की नीड हो जाए, क्योंकि अगर मेल स्टेलाइन लाइन है तो वो एज अ फीमेल एक्ट करती है। सेकंड, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हेटेरोसिस। हेटेरोसिस प्रोसेस क्या है कि पेरेंटल फिनोटाइप से इंप्रूव्ड फिनोटाइप का प्रेजेंस किसमें, प्रोजनी में। तो हो सकता है कि साइटोप्लाज्मल इनहेरिटेंस की हेल्प से हम लोग क्या करें कि जो हमारे पास इंप्रूव्ड फिनोटाइप है, जो हमारे पास हेटेरोसिस हुई है, उसको हम फर्दर डेवलप कर सकें और उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उसका हम लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिएटिंग न्यू वेरिएंट्स। अब हमारे पास जो है साइटोप्लाज्मिक जीन्स हैं, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मटेरियल है, तो उसकी हेल्प से हम लोग जो है न्यू वेरिएंट किसी भी वेराइटी की, किसी भी ब्रीड के डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है हम लोगों को, पॉली एंड जेनिक। पॉली मीन्स हमें पता है मल्टीपल, एंड जेनिक मीन्स रिलेटेड टू जीन्स। तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। किस चीज का, जहां पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन है, उनका इफेक्ट या तो एडिशनल या फिर एक जैसा इफेक्ट होता है किसी सिंगल ट्रेट पे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जीन 1 ले लिया, जीन 2 हो गया हमारे पास, जीन 3 हो गया। अब ये तीनों जीन्स हम उठाएंगे और इनका एक हमारे पास कोई सिंगल जो है ट्रेट होगा, इस पे ये तीनों वर्क करेंगे। मे बी जो है तो इंडिपेंडेंट ही, इसका जो है जीन 1 का जीन 2 के इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, ना ही जीन 3 के इफेक्ट से कोई लेना देना। सिमिलरली इन दोनों जीन्स का भी एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। अगर प्रेजेंट है तो अपना इफेक्ट देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस या फिर मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है व्हीट कर्नल का कलर। व्हीट कर्नल का कलर जो है, डोमिनेंट कलर तो हमारे पास रेड होता है और रेसेसिव कलर तो व्हाइट होता है, लेकिन उसमें मल्टीपल जीन्स होते हैं। तो मल्टीपल जीन्स की वजह से वो रेड या फिर व्हाइट कलर्स आता है। तो अगर कुछ डोमिनेंट और कुछ रेसेसिव जीन्स है हमारे पास, तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्स हमें देते हैं, जो भी मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो इसके जो है 2 डिफरेंट यूजेस होते हैं हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग में। फर्स्ट, पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव ट्रेट्स का जो है ट्रांसफर, जो हमारे पास जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स है उसका न्यू जो है जनरेशन में ट्रांसफर करना। और सेकेंडली, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स का ऑब्टेनमेंट करना। ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स क्या होते हैं कि जब कोई प्रोजनी पेरेंटल कॉम्बिनेशन को छोड़कर उससे
अदर कॉम्बिनेशंस को अपने अंदर सस्टेन कर ले। यानी कि पेरेंट में वो चीज, वो ट्रेट कभी था ही नहीं, लेकिन प्रोजनी में ऐसे कुछ न्यू ट्रेट्स आ गए, कुछ इंप्रूव ट्रेट्स आ गए। तो ऐसे जब ट्रेट्स आते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हमारे पास? ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स। और ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स को ऑब्टेन करने में हम लोग हेल्प लेते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। तो इसका एग्जांपल मैंने अभी बताया था आपको कि व्हीट कर्नल में जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। तो कैसे होता है? जो हमारे पास डोमिनेंट व्हीट कर्नल का कलर होता है वो डार्क रेड होता है, और विद द हेल्प ऑफ 3 जीन्स ए, बी और सी की हेल्प से होता है यहाँ पर। तो जिनके पास ए, बी और सी प्योर डोमिनेंट जीन्स हैं वो तो डार्क रेड होंगे, और जिनके पास ए, बी, सी रेसेसिव जीन्स है, प्योर रेसेसिव जीन्स है, वो व्हाइट होंगे। लेकिन जब इनकी जो है F1 जनरेशन ब्रीड प्राप्त होती है तो उसमें हमारे पास इम्प्योर डोमिनेंट जीन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। वो होते तो डोमिनेंट है, लेकिन इंटरमीडिएट रेड कलर आता है क्योंकि उसमें 3 रिसेसिव जीन्स का भी एडिशन है। सिमिलरली जब इनकी सेल्फिंग की जाती है तो F2 जीन जनरेशन आती है, तो उसमें हमें कैसे फिनोटाइप मिलते हैं? रेशियो फॉर एग्जांपल 1:6:15:20:15:16:1 का रेशियो प्राप्त होता है। तो इसमें एक तो डार्क रेड होता है और एक प्योर व्हाइट होता है, ठीक है। और बाकी बीच में एज पर द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन वो अपने कलर के डिफरेंट शेड्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें मॉडरेट रेड, रेड, इंटरमीडिएट रेड, लाइट रेड और वेरी लाइट रेड के शेड्स हमारे पास मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास जो 3 टॉपिक रह गए हमारे पास, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशंस और मल्टीपल एलील्स। उनको हम लोग स्टडी करेंगे, उनके इम्पैक्ट स्टडी करेंगे, उनके इफेक्ट स्टडी करेंगे, और प्लांट ब्रीडिंग में उनके क्या क्या यूजेस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।